नमस्कार। कल जिस समय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी देश को संबोधित करते हुए चुनौती को अवसर में बदलने और आत्मनिर्भरता बनाम ग्लोबलाइजेशन की दृढ़ इच्छा शक्ति व्यक्त कर रहे थे और देशवासियों में जगाने की भी चेष्टा कर रहे थे, उसके कुछ ही पहले मैं एक वेबसाइट बक भारत खुलकर बक भारत में एक प्रकाशित आलेख को पढ़ रहा था। वेबसाइट के नाम पर मत जाइए, यह सीधी बात नो बकवास स्टाइल की बहुत अच्छी और राष्ट्रीय दृष्टिकोण की वेबसाइट है, जिसका घोष वाक्य ही है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। इसकी लिंक आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था वेबसाइट के लेख की। श्री वरुण खरबंदा के लेख का लब्बोलुआब था कि विगत वर्षों में योजनाएं तो बहुत अच्छी बनी, किंतु एक तो उनके क्रियान्वयन में कुछ कमियां रहीं और दूसरे आम जनता को इनकी जानकारी ठीक से नहीं मिली। श्री खरबंदा के अनुसार इसका मूल कारण है क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं की अनदेखी और योजनाओं का प्रचार प्रसार अंग्रेजी में होना। सरकारी कामकाज की भाषा जब तक क्षेत्रीय भाषाएं नहीं बनेंगी, तब तक उन 80% लोगों तक योजनाओं की जानकारी कैसे पहुंचेगी जो अंग्रेजी जानते ही नहीं हैं। आलेख को पढ़ते समय मुझे लगा कि समस्या अंग्रेज से कहीं ज़्यादा अंग्रेजियत से है। समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए आइए थोड़ा भूतकाल में झांकें। 1931 में जब अंग्रेज़ों ने कोलकाता के स्थान पर नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया, तब शहर के मध्य स्थित केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र को साम्राज्य के नौकरशाहों के लिए आरक्षित किया गया। सुंदर और विशाल उद्यानों और आलीशान अट्टालिकाओं से सुसज्जित इस क्षेत्र को इसके डिजाइनर एडविन लुटियन के नाम पर लुटियन दिल्ली के नाम से जाना जाने लगा। उपनिवेशवादियों की मानसिकता बहुत साफ थी। वे लोग भारत पर शासन करने आए थे, सेवा करने नहीं। इन प्रशासकों में कई लोग बौद्धिक स्तर पर बेहद सामान्य थे, जिनकी एकमात्र योग्यता उनकी सफ़ेद त्वचा थी। ना तो उनमें बुद्धि थी और ना कोई सामान्य ज्ञान। इसके बाद भी उनके हाथों में प्रशासनिक अधिकार होने से उनके माध्यम से ही अपार धनराशि इधर से उधर, उधर से इधर होती थी। इनमें से प्रत्येक नौकरशाह के पास दर्जनों भारतीय कर्मचारी भी थे, जो यह सब गोरख धंधा टुकुर टुकुर निहारते रहते थे। जब 1947 में ब्रिटिश जल्दबाजी में भारत से गए, तो उनके वे ही कर्मचारी उनके स्थान पर प्रशासक बन बैठे, जिन्हें हम मैकाले के मानस पुत्र कह सकते हैं। इन लबाड़ प्रशासकों ने भारत में एक नई श्रेणी को जन्म दिया, जो केवल नाम से भारतीय थे, अन्यथा भारतीय संस्कृति और भारतीयता के विचार से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। उल्टे आम भारतीयों के प्रति पूर्वाग्रह इन्हें विरासत में प्राप्त हुआ था। अतः जो व्यवहार ब्रिटिश शासकों ने आम भारतीयों के साथ किया था, वही व्यवहार इन लोगों ने भी जारी रखा। लगभग हर देश में जब दमनकारी शासकों या उपनिवेशवादियों को स्वतंत्रता सेनानियों या क्रांतिकारियों द्वारा उखाड़कर फेंका जाता है, तो पुराने तरीकों को त्याग कर नई व्यवस्था उन देशों द्वारा बनाई जाती है। फिर चाहे 1917 की क्रांति के बाद रूस की आज़ादी हो, 1949 की क्रांति के बाद का चीन हो, या 1975 में अमेरिकियों को हराने के बाद का वियतनाम, सब जगह यही हुआ। इसके विपरीत भारत में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, केवल नाम बदल गया। औपनिवेशिक लुटेरों का स्थान ब्रिटिश काल में उनकी लूट को सुविधाजनक बनाने वाली नौकरशाही ने ले लिया और नाम मात्र को आज़ाद भारतीयों को लूटने में अपने साथ राजनीतिक वर्ग को भी शामिल कर लिया। उद्योगों के संचालन हेतु सोशलिस्ट स्टाइल परमिटों की शुरुआत हुई, तो बिचौलिए अंदर आ गए। ये फिक्सर्स जल्द ही पत्रकारों से जुड़ गए, जिन्होंने महसूस किया कि राजनीतिक नेतृत्व और नौकरशाही के माध्यम से बड़ी आसानी से बहुत कमाई हो सकती है। ठेठ भाषा में कहें तो धन पशु या अर्थ पिशाच कहे जाने योग्य लोग भारत के नए भाग्य विधाता बन गए और तैयार हो गया नौकरशाही, राजनेता और अंग्रेजीदा पत्रकारों का घालमेल। जैसे सिसिली में माफिया ने ईमानदार न्यायाधीशों और उन पुलिस कर्मियों को ख़त्म करने की कोशिश की जो उनके रास्ते की रुकावट बने,
उसी प्रकार भारत का यह लुटियन माफिया जो भी इनके चरागाह की घास कम करने की रत्ती भर भी कोशिश करता है या इनको यह आभास भर होता है कि वह इनके लिए खतरा बन सकता है, तो ये सब एकजुट होकर उसे रास्ते से हटाने में जुट जाते हैं। अब सवाल उठता है कि इस लुटियन जोन को ख़त्म किए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई भी योजना परवान कैसे चढ़ेगी। मुझे याद आता है कि मध्य प्रदेश में किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिले, इसके लिए एक बहुत अच्छी योजना शिवराज सिंह चौहान लेकर आए, भावांतर योजना। किसानों को भावांतर योजना की जानकारी देने के लिए 16 अक्टूबर 2017 को जो प्रेस नोट जारी हुआ, उसे पढ़कर मुझे तो चक्कर आ गए। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़कर आपको भी सुनाता हूँ। आप बताइएगा कि इस विज्ञप्ति से बेचारे किसानों को क्या समझ में आया होगा। योजना में किसानों को देय राशि की गणना के प्रावधान के अनुसार यदि किसान द्वारा मंडी समिति परिसर में बेची गई अधिसूचित फसल की विक्रय दर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम परंतु राज्य शासन द्वारा घोषित मॉडल विक्रय दर से अधिक हुई तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा किसान द्वारा विक्रय मूल्य के अंतर की राशि किसान के खाते में अंतरित की जाएगी। इसी तरह यदि किसान द्वारा मंडी समिति परिसर में विक्रय की गई अधिसूचित फसल की विक्रय दर राज्य शासन द्वारा घोषित मॉडल विक्रय दर से कम हुई तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा मॉडल विक्रय दर की अंतर की राशि किसान के खाते में अंतरित की जाएगी। यह विशुद्ध हिंदी में जारी की गई विज्ञप्ति थी, जिसमें मुझे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा था। आपको कुछ समझ में आया क्या? पहली बात तो यह कि मॉडल विक्रय दर या न्यूनतम विक्रय दर, ये दो मूल्य रखने की क्या तुक है? कोई एक रखो ना बाबा। और किसान द्वारा बेची गई फसल का मूल्य अगर उससे कम हो तो शेष राशि का भुगतान करो, सीधी सी बात है। भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार श्री गिरीश उपाध्याय जी ने उस समय लिखा था कि अगर उलझाया ना जाए तो अफसरशाही किसे कहेंगे। इस फार्मूले को इतना उलझाकर बताया गया कि किसान से लेकर राजनेता तक सब कंफ्यूज हो गए। दरअसल मुद्दा सही बात को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का है। जब आप खीर में अचार डालकर परोसेंगे तो कौन खाने आएगा? तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी, सबसे पहले तो आपने जो कोरोना संकट के दौर में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। निश्चय ही 20 लाख करोड़ यानी जीडीपी का 10% कोई कम रकम नहीं होती। बस इतनी सी प्रार्थना भर है कि योजनाओं की जानकारी सबको समझ में आ जाए। इस प्रकार देश की सभी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित करने की कृपा कीजिएगा। अन्यथा तो वैसे ही होगा जैसे कि खदानों का पट्टा तो गरीब आदिवासी के नाम होता रहा और करोड़पति बन गए नेता लोग। निश्चय ही कोरोना की यह चुनौती भारत को विश्व महाशक्ति बना सकती है। गांधी जी ने सपना देखा था ग्राम स्वराज का, किंतु नेहरू जी ने शहरीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। नतीजा यह हुआ कि रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की ओर भागने लगे, किंतु आज ट्रेंड बदल गया है। लोग शहरों से जान बचाने को गांव की ओर, अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। यही वह समय है जब सरकार बड़े बड़े शहरी उद्योगों के स्थान पर ग्राम केंद्रित लघु और कुटीर उद्योगों का जाल पूरे देश में फैला सकती है। जापान ने तो इसी दौरान अपनी जीडीपी का 21% बजट इसी कार्य हेतु रखा है। मोदी जी जिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को अपना आदर्श मानते हैं, उनके कार्यकाल में भारतीय जनसंघ का जोर अमीरी और गरीबी की खाई को पाटने पर था। उस समय जनसंघ ने भारतवासियों की न्यूनतम और अधिकतम आय का अनुपात तय करने का सुझाव भी दिया था। आज देश गंभीर आर्थिक असमानता का शिकार है।
देश की कुल निजी संपत्ति का अधिकांश भाग केवल मुट्ठी भर लोगों के पास सिमट कर रह गया है, जबकि शेष विशाल जन समुदाय नितांत अभाव और दुर्दशा का जीवन जीने को विवश है। देश के सभी उत्पादन के साधन, उद्योग धंधों पर गिने चुने लोगों का अधिकार है। यहाँ तक कि देश की अर्थव्यवस्था का अधिकांश लाभांश भी यही लोग हड़प रहे हैं। एक और तो ये अति संपन्न लोग पूर्ण विलासिता का जीवन जी रहे हैं। इनकी आर्थिक संपन्नता भी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है, तो दूसरी ओर देश की अधिकांश जनसंख्या कमर तोड़ मेहनत के बाद भी अपनी न्यूनतम ज़रूरतों को भी ठीक ढंग से पूरा नहीं कर पा रही है। समाज का बहुत बड़ा कमज़ोर वर्ग 2 जून की रोटी को भी तरस रहा है। आय का अंतर इतना बढ़ चुका है कि एक व्यक्ति की एक दिन की आय दूसरे व्यक्ति की 7 पुश्तों की आय से भी अधिक हो गई है। यदि यही न्याय है तो अन्याय क्या है? अवसर है इस असमानता की खाई को पाटने का प्रयत्न तो कीजिए। आप इतिहास पुरुष बन सकते हैं। वैसे भी आप जैसे फक्कड़ सन्यासी योद्धा को किससे भय हो सकता है? तो कर डालिए इस बार 100 सुनार की 1 लोहार की, तो हो जाए ग्राम विकास की जय जयकार। जय जय भारत। नमस्कार।